अगली है सिसोदिया शाखा। गोहिल वंश के राजा रणसिंह के पुत्र राहप ने सिसोदा ग्राम में जाकर रहना शुरू किया। राहप के ही वंश में लक्ष्मण देव सिसोदिया हुआ। इसी के वंशज आगे चलकर सिसोदिया या राणा कहलाई। लक्ष्मण देव सिसोदिया अपने 7 पुत्रों सहित चित्तौड़ के पहले साके 1303 में मारा गया। तब लक्ष्मण देव सिसोदिया के 7वें पुत्र अरर सिंह का पुत्र हमीर सिसोदिया मेवाड़ के सिसोदिया वंश का कर्णधार बना। रावल हमीर। हमीर से पूर्व मेवाड़ के गोयल शासक रावल कहलाते थे। राणा हमीर। हमीर के बाद मेवाड़ के गोयल शासक राणा या सिसोदिया जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, मतलब अमीर के बाद वाले राणा या सिसोदिया, प्रताप सिसोदिया, कुंभा सिसोदिया। अमीर से पहले वाले रावल। राणा हमीर। हमीर सिंह मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक था, जबकि राव सिसोदिया शाखा का संस्थापक। अमीर सिंह मेवाड़ में सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक, जबकि राव सिसोदिया शाखा का संस्थापक था। राणा अमीर या महाराणा अमीर 1326 से 1364 तक। पिता हरि सिंह, दादा लक्ष्मण सिंह, माता उर्मिला। पिता हरि सिंह, माता उर्मिला, दादा लक्ष्मण सिंह। उपनाम मेवाड़ का उद्धारक। विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ शिलालेख की 34 शिला में अमीर कहना व्यास कुंभलगढ़ शिलालेख का रचयिता था, जिसमें विषम घाटी पंचानन अर्थात विकट आक्रमणों में सिंह के समान बताया गया है। वीर राजा। रसिक प्रिया की टीका में अमीर को कुंभा ने वीर राजा लिखा है। सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक। अमीर सिसोदिया की छोटी सी जागीर का स्वामी था। अलाउद्दीन के मरने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के समय दिल्ली सल्तनत की हालत कमज़ोर हो गई। वह मालदेव सोनग्रा का पुत्र बनवीर जयसिंह को भी कमज़ोर होता देख 1326 में अमीर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। सिंगोली का युद्ध। रामा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच 1326 ईस्वी में हुआ, जिसमें अमीर की विजय हुई। बहुत अच्छी बात है। सिंगोली का युद्ध सिंगोली 36 में अमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ, जिसमें अमीर की विजय हुई। अमीर ने जिलवाड़ा के स्वामी राघव को परास्त किया। ईडर के शासक जयतकर्ण को मारा। पालूर को भस्म किया। भीलों के दल को परास्त कर भौमट व वागड़ के भागों पर अधिकार स्थापित किया। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख 1428। हाड़ा देवी सिंह को बूंदी का राज्य दिलवाया। देवी सिंह हाड़ा को बूंदी का राज्य दिलवाया। चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा या बिरुड़ी माता का मंदिर बनवाया। अमीर ने चित्तौड़ किले में अन्नपूर्णा या बिरुड़ी माता का मंदिर बनवाया। महाराणा क्षेत्र सिंह या खेता 1364 से 1382 ईस्वी। राणा हमीर का पुत्र क्षेत्र सिंह ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अजमेर, मांडल, जहाजपुर को अपने राज्य में मिलाया। इन्होंने मालवा शासक दिलावर खां गोरी को हराया। बूंदी पर आक्रमण कर हाड़ा शासकों को भी दबाया। 1382 ईस्वी में क्षेत्र सिंह बूंदी शासक लाल सिंह हाड़ा से युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गया। राणा लक्ष्य सिंह या लाखा 1382 से 1421 क्षेत्र सिंह का पुत्र था। लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकली, जिसकी आय से उसने कई किलों व मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। पिछोला झील का निर्माण। लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। लाखा के दरबार में जोटिंग भट्ट, धनेश्वर भट्ट संस्कृत विद्वान थे। लाखा के दरबार में जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट संस्कृत विद्वान थे। लाखा के पास जोटिंग और धनेश्वर संस्कृत विद्वान थे। लाखा ने दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन दिल्ली को बदनौर के समीप युद्ध में हराया। हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ कर समाप्त करने का वचन दिया। 1396 में जफर खां गुजरात ने मांडल पर आक्रमण किया, जिसको विफल किया। परसिंह हाड़ा बूंदी को मेवाड़ का प्रभुत्व पाने के लिए विवश किया। यानी बरसिंह हाड़ा को अपने अधीन किया। हंसाबाई से विवाह नारियल प्रकरण। मारवाड़ के शासक राव चुंडा के बड़े पुत्र रणवल राठौड़ ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा से करने के लिए सगाई का नारियल मेवाड़ दरबार में भेजा था। उस समय कुंवर चुंडा दरबार में नहीं था। सगाई के नारियल को देखकर महाराणा लाखा ने मजाक करते हुए कहा कि नारियल बूढ़ों के लिए कौन लाए।
कुंवर चूड़ा को दरबार में न देखकर रणमल के दास ने वापस आकर सारी बात रणमल को बताई, तो रणमल ने दास को वापस लाका के पास सशर्त सगाई का नारियल देकर भेजा। शर्त यह भी थी कि मेरी बहन के होने वाले पुत्र को राणा का उत्तराधिकारी बनाया तो मैं अपनी बहन की शादी राणा लाका से साथ कर दूंगा। राणा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर चूड़ा को इस शर्त का पता चला तो उसने आजीवन कुंवारा रहने की भीष्म प्रतिज्ञा ली। इसी कारण चूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। महाराणा ने शर्त को स्वीकार किया और हंसाबाई से विवाह किया। शादी के 13 महीने बाद हंसाबाई के एक पुत्र मोकड़ को जन्म दिया। केवल 13 महीने में एक पुत्र को टेक दिया। राणा लाका जब मृत्यु शैया पर था तो उसने अपने बड़े पुत्र कुंवर चूड़ा को बुलाकर अपने छोटे पुत्र मोकल का संरक्षक बनाया। नोट राणा लाका ने नियम बना दिया कि भविष्य में चूड़ा और उसके वंशधर सलुम्बर के रावत के ही मेवाड़ के महाराणाओं की तरफ से जारी सरकारी पट्टों, संदों और परवानों पर भाड़े का चिन्ह अंकित करेंगे। लाका ने नियम बना दिया कि भविष्य में चूड़ा और उसके वंशधर ही मेवाड़ के महाराणाओं की तरफ से जारी सरकारी पट्टों, संदों और परवानों पर भाले का चिन्ह अंकित करेंगे। तारागढ़ जीतने की कसम। एक दिन राणा लाका के दरबार में यह कसम खा ली कि जब तक मैं बूंदी के तारागढ़ किले को जीत नहीं लेता तब तक अन्न व जल ग्रहण नहीं करूंगा। इतने कम समय में बूंदी के तारागढ़ को जीतना आसान नहीं था। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के सामंतों ने मिट्टी का एक छोटा सा दुर्ग बनवाया और राणा लाका उस किले को जीतने के लिए कहा। तब राणा लाका ने उस मिट्टी के किले को नष्ट कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। इसी दौरान लाका की सेना में मौजूद एक हाड़ा सैनिक कुंभकर्ण उस दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। गल की नटनी। राणा लाका के समय एक दिन लाका ने दरबार में यह घोषणा कर दी कि यदि गल की नटनी पिछोला झील के दोनों तरफ बंदी रस्सी लगाकर बिना सहारे पार कर लेगी तो उसे आधा मेवाड़ उपहार में दे दिया जाएगा। अब लाका बहुत खतरनाक आदमी था। कभी तो तारागढ़ को लेने की कसम खा लेता और कभी जो गल की नटनी यदि झील को पार कर लेगी ना तो आधा राज्य दे दूंगा। ठीक है। जब गलकी ने आधा से ज़्यादा रस्सा पार कर लिया तो महाराणा के मंत्रियों ने रस्सी कटवा दी। गलकी की झील में डूबकर मृत्यु हो गई। आज भी पिछोला झील में गलकी की स्मृति में बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा है जो राणा लाका के वचन भंग का प्रतीक है। अब राणा लाका ने सब वचन भंग किए। पहले तो शादी कर दी, बेटे के लिए नारा लाया, पिता ने शादी कर ली। फिर तारागढ़ में गड़बड़ी कर दी कि तारागढ़ को जब तक अधिग्रहण नहीं करूँगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। फिर बाद में गल की नटनी से पंगा ले लिया। खतरनाक आदमी था। बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा है पिछोला झील के किनारे। महाराणा मोकड़ 1421 से 1433। अपने पिता महाराणा लाका की मृत्यु के समय मोकड़ 12 वर्ष की उम्र में शासक बने। लाका के कई अनुसार बड़ा भाई चूड़ा राज्य के सभी कार्य कुशलतापूर्वक कर रहा था। हंसाबाई हमेशा कुंवर चूड़ा को शक की दृष्टि से देखती थी। इससे परेशान होकर कुंवर चूड़ा मालवा माडू के सुल्तान होशंग के पास चला गया और अपने भाई राघव देव को मेवाड़ की रक्षा छोड़ दिया। रणमल राठौड़ का हस्तक्षेप। हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मोकल का संरक्षक का कार्य करने के लिए मारवाड़ से मेवाड़ बुला लिया। रणमल ने मेवाड़ के उच्च पदों पर राठौड़ सरदारों की नियुक्तियां कर दी। इस कारण सिसोदिया सरदार रणमल से नाराज हो गए। मेवाड़ सरदार राघव देव की हत्या। एक दिन रणमल ने आवेश में आकर चूड़ा के भाई मेवाड़ सरदार राघव देव जैसे योग्य व्यक्ति की हत्या कर दी। रामपुरा का युद्ध। 1428 ईस्वी में मोकल ने नागौर के फिरोज खां को रामपुरा के युद्ध में हराया। फिरोज खां का साथ देने आई गुजरात की सेना को भी हार का मुंह देखना पड़ा। अहमद शाह का आक्रमण। मोकल जिलवाड़ा नामक स्थान पर आक्रमण को रोकने गया। वहीं पर महपा पंवार के कहने पर महाराणा खेताया छेत्र सिंह की उपपत्नी खातिन जाति की थी जो उत्पन्न पुत्र चाचा और मेरा ने अवसर पाकर मोकल की हत्या कर दी। अहमद शाह का आक्रमण 1433 में हुआ। कारण एक बार मोकल ने जंगल में चाचा व मेरा से प्रसंगवश किसी वृक्ष का नाम पूछ लिया तो वे इसे ताना समझ गए क्योंकि उसकी माता खातिन थी। इस अपमान का बदला लेने के उन्होंने मोकल को मार दिया। मोकल की दूसरी रानी कमलावती ने 1433 में अहमद शाह के आक्रमण के मोकल की हत्या के बाद मात्र 500 सैनिकों के साथ मुस्लिम सेना का सामना किया, लेकिन मुस्लिम सेना की सामना ज़्यादा देर तक टिक न सकी। अंत में
जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मोकल जी का मंदिर। मोकल ने प्रभार वंशी राजा भोज द्वारा चित्तौड़ दुर्ग में निर्मित समिदेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1428 में करवाया। तब से इसे मोकल जी का मंदिर भी कहा जाने लगा। मोकल ने एकलिंग मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, परकोटा बनवाया। नागदा में भाई बाग सिंह के नाम पर बाघेला तालाब व मोकल के दरबार में मन्ना फन्ना विशल जैसे शिल्पी तथा योगेश्वर व विष्णु भट्ट जैसे विद्वान थे। मोकल के दरबार में मन्ना फन्ना विशल तो शिल्पी थे, 3 शिल्पी थे, मन्ना फन्ना विशल, योगेश्वर और विष्णु भट्ट विद्वान थे। योगेश्वर विष्णु भट्ट 2 विद्वान, मन्ना फन्ना विशल शिल्पी थे। महाराणा कुंभकर्ण या कुंभा 1433 से 1468 में 33-68। पिता महाराणा मोकल, माता सौभाग्य देवी, दादा लाका, दादी हंसाबाई ताऊ चूड़ा। कहा जाता है कि मोकल की हत्या के समय कुंभा भी उसी शिविर में उपस्थित था। हथियारों ने कुंभा पर भी हमला किया, परंतु वह उपस्थित सरदार उसे बचाकर चित्तौड़ ले आए। कुंभा जब मेवाड़ का महाराणा बना तो उसने अपने सामने 2 समस्याएं थी। अपने पिता के हथियारों को दमन करना, रणमल के मेवाड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। रणमल है जो पिता का मामा था। कुंभा ने चाचा और मेरा का दमन करने के लिए मारवाड़ से रणमल को सेना सहित बुला लिया और अपने पिता के हत्यारे चाचा और मेरा की हत्या कर दी। चाचा का पुत्र अक्का व मेपा पमार जान बचाकर मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी की शरण में चले गए। कुंभार ने मेवाड़ से निष्कासित किए गए अपने ताऊ चूड़ा को भी पुनः मेवाड़ बुला लिया। मेवाड़ में सरदार द्वारा समय समय की जाने वाली दलबंदी का समर्थन करने पर रणमल राठौड़ के प्रति कुंभा को संदेह हो गया और रणमल से छुटकारा पाने का उपाय सोचा। उन्हीं दिनों कुंभा के निर्देशन पर रणमल की प्रेयसी भारमली हंसाबाई की दासी को अपनी ओर मिलाकर मेवाड़ के सरदारों ने 1438 में शराब में जहर देकर रणमल की हत्या कर दी। 1433 में तो कुंभा शासक बना था और 1438 में उसने रणमल की हत्या करवा दी। इस प्रकार कुंभा दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। चाचा के पुत्र अक्का व मेपा पवार जो मेवाड़ छोड़कर मांडू के सुल्तान के शरण में चले गए, जो बाद में लौट आए और महाराणा कुंभा से समय याचना कर महाराणा की सेवा करने लगे। चाचा और मेरा भी वापस आ गए। अरबली का युद्ध। राव जोधाब जी अपने पिता रणमल की हत्या के समय मेवाड़ में ही था। मेवाड़ से जोधा अपनी जान बचाकर मारवाड़ की तरफ भागा। कुंभा की सेना ने उसका पीछा किया और अरबली के युद्ध में जोधा को हराकर पाली, सोजत, मंडोर, लोनगंसर पर मेवाड़ का कब्जा हो गया। जोधा ने बीकानेर के पास कावनी गांव में जाकर शरण ली। रणकपुर के शिलालेख के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडल, बूंदी, आबू पर अधिकार कर राज्य विस्तार किया। कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर अपने सरदारों को वहां रखा। जोधा ने मारवाड़ से दूर रहकर कई बार मंडोर लेने का प्रयास किया, हर बार विफल रहा। कुछ वर्षों बाद जोधा ने अपनी बुआ हंसाबाई के माध्यम से कुछ कुंभा को मेलजोल का प्रयास किया। तब राजमाता हंसाबाई ने अपने पुत्र कुंभा से भतीजे जोधा के लिए अभयदान मांगा। कुंभा ने वचन लिया। आवड़ बावड़ की संधि 1453 में हंसाबाई की मध्य से मारवाड़ मेवाड़ के मध्य कुंभा व जोधा के बीच संधि हुई। इस संधि में सीमा निर्धारण इस प्रकार हुआ कि जहाँ आम व आंवला के पेड़ हो वो मेवाड़ होगा और बबूल के पेड़ हो वह जोधपुर या मारवाड़ का भाग माना जाएगा। इस प्रकार 1453 ईस्वी में मंडोर पर जोधा का अधिकार हो गया। 1453 में मंडोर पर जोधा का अधिकार हो गया। श्रृंगार देवी। जोधा ने मेवाड़ से वैर मिटाने के लिए अपनी बेटी श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के बेटे रायमल से किया। इसी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ से 12 मील दूर घोसुंडी बावड़ी का निर्माण कराया। रायमल की पत्नी जोधा की पुत्री चित्तौड़ से 12 मील दूर घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। कुंभा ने सर्वप्रथम चित्तौड़ और कुंभलगढ़ में सैनिक शक्ति का संगठन किया। आबू, वसंतगढ़ व सिरोही राज्य के पूर्वी भाग को अपने राज्य में शामिल कर लिया। कुंभा ने अपनी सेना भेजकर गागरोन, बम्बावदा, मांडलगढ़ को जीता और बूंदी के शासक को कर देने के लिए बाध्य किया।
मेवाड़ मालवा का संघर्ष, सारंगपुर का युद्ध। बेपा पवार व अक्का महमूद खिलजी की शरण में थे। कुंभा ने पत्र लिखकर विद्रोह को लौटाने के लिए कहा। मालवा का दिवंगत सुल्तान होशंग शाह था। उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। उमर खां होशंग शाह का पुत्र को गद्दी से हटाकर मोहम्मद खिलजी प्रथम मालवा का सुल्तान बन गया। उमर खां मेवाड़ में कुंभा से सैनिक सहायता मांगने आया था। सारंगपुर का युद्ध 1437। इस युद्ध में महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम को हराया था। खिलजी को बंदी बनाकर साथ लाया और 6 माह तक कैद में रखा, फिर पारितोषिक से प्रसन्न कर रिहा कर दिया। रिहा होकर महमूद खिलजी गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के पास पहुंचा। कर्नल टॉड ने महाराणा द्वारा मुहम्मद को छोड़ देना तथा उसके राज्य को लौटा देना राजनीतिक अदूरदर्शिता बताई। मालवा विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 की मध्य करवाया। महमूद खिलजी प्रथम ने सारंगपुर युद्ध में अपनी हार का बदला लेने के लिए 1443 में विशाल सेना के साथ कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया। इस दौरान कुंभलगढ़ के नीचे बाण माता के मंदिर के पास कुंभा की सेना का नेतृत्व कर रहा दीप सिंह अपने साथियों सहित मारा गया। 1443 में एक छोटी बड़ी मुठभेड़ हुई बाण माता के मंदिर के पास, जहाँ दीप सिंह साथियों सहित मारा गया। आक्रमणकारियों ने मंदिर पर कब्जा कर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़े को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए उपयोग में लेने के लिए दे दिए। नंदी की मूर्ति का चूना पकाकर राजपूतों को पान में खिलवाया। मांडू की फौजें किला प्राप्त करने में असफल रहने पर वापस लौट गई। लौटती हुई फौजों का महाराणा ने पीछा किया। 1444 1444 में मालवा शासक महमूद खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया। पहला आक्रमण तो 1423 पर हुआ। होशंग शाह में दूसरा आक्रमण 1444 के मध्य, खिलजी प्रथम के मध्य। कुंभा के भांजे पालन सिंह को हराकर गागरोन पर अधिकार कर लिया। महमूद खिलजी प्रथम ने मांडल भिलवाड़ा पर 1446 ईस्वी में 2 बार, 1456 में 1 बार, कुल 3 बार आक्रमण किए, लेकिन असफल रहा। मांडलगढ़ पर खिलजी के 3 आक्रमण हुए, 46 में 2 और 56 में 1 पर प्राप्त करने में असफलता रही। मेवाड़ गुजरात संघर्ष। कुंभा के शासनकाल में गुजरात के 5 शासकों ने आक्रमण किया, लेकिन विजय कुंभा को प्राप्त हुई। नागौर के प्रश्न ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया। 1456 ईस्वी में नागौर के स्वामी फिरोज खां के मरने के बाद उसका पुत्र शमशा खां नागौर का शासक बना। गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने उसे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद खां को नागौर का शासक बनाया। शमशा खां महाराणा कुंभा की सहायता से सशर्त पुनः नागौर का शासक बना। जब शमशा खां ने कुंभा की शर्त नहीं मानी तो कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया। शमशा खां ने गुजरात की कुतुबुद्दीन की सहायता से कुंभा का मुकाबला किया। शमशा खां की हार हुई। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार राणा ने नागौर की मस्जिद को जलाया, किले को तोड़ाकर खाई भरवाई, हाथियों को छीनकर यमुनियों को कैद करके उनसे गायों को छुड़वाया और नागौर को चारागाह में बदल दिया। चांपानेर की संधि 1456 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन कुंभलगढ़ से अहमदाबाद लौट रहा था। तब मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी का दूत ताज खां उसके पास पहुंचा। ताज खां ने मांडू व गुजरात की संयुक्त सेना मिलाकर मेवाड़ पर आक्रमण पर विचार बनाया। इस संबंध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चांपानेर नामक स्थान पर संधि हुई और तय हुआ कि मेवाड़ को जीतने के बाद दोनों मेवाड़ का आधा आधा हिस्सा लेंगे। 1457 ईस्वी में दोनों ने मेवाड़ पर अलग अलग दिशाओं से आक्रमण किया। कुतुबुद्दीन आगू पर अधिकार कर आगे बढ़ा। कुंभलगढ़ दुर्ग के पास हारकर वापस गुजरात चला गया। महमूद खिलजी ने मारवाड़ की तरफ से प्रवेश किया। बैरहाटगढ़ बदनौर के युद्ध में 1457 में कुंभा से हार गया। महमूद खिलजी 1457 में कुंभा से हार गए। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने बदनौर भीलवाड़ा में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। 1437 में तो विजय हुई, उस उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ और बैराट बदनौर की 1457 की विजय में बदनौर वर्तमान में ब्यावर में जहाँ कुशाल माता का मंदिर बनवाया। विजय पाने में असफल रही सेनाओं लूट खसोट करती हुए वापस लौट गई।
महाराणा कुंभा के अंतिम समय में उन्माद नामक रोग हो गया। इस कारण वह अधिकांश समय कुंभलगढ़ दुर्ग में मामादेव मंदिर के तालाब पर बिताने लगे। 1468 ईस्वी में एक दिन तालाब किनारे भगवान की भक्ति में लीन कुंभा की उसके पुत्र उदा या उदयकरण द्वारा हत्या कर दी गई। कुंभा की उसके पुत्र उदा या उदयकरण द्वारा हत्या कर दी गई। मेवाड़ का पितृहंता उदा को कहा जाता है। कुंभा की उपलब्धियां। कुंभा के निर्माण। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। ये क्वेश्चन 32 दुर्गों वाला अभी है जो स्टेनो में आया था। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद, बसंती दुर्ग, बसंतपुर दुर्ग सिरोही, अचलगढ़ या आरबुद दुर्ग सिरोही, बैराट दुर्ग बदनौर भिलवाड़ा वाला, भोमट दुर्ग, मांडलगढ़ भिलवाड़ा आदि किलों का निर्माण करवाया। मैरों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग सिरोही में बनवाया। वसंतगढ़ सिरोही में, मचान भी सिरोही में। कुंभा ने अधिकांश किलों का निर्माण पूर्व में बने हुए किलों के अवशेषों पर करवाया। इसीलिए महाराणा कुंभा को भग्नावशेषों का उद्धारक कहा जाता है। भग्नावशेषों का उद्धारक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। कुमश्याम मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कर विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित करवाई। श्रृंगार चौरी का मंदिर निर्माण करवाया। एकलिंगनाथ मंदिर, कैलाशपुरी के खंडित भाग का निर्माण करवाया। किसने? कुंभा ने। कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया। रथ मार्ग, 7 प्रवेश द्वारों का निर्माण, कुंभा के मेल, श्रृंगार चौरी का निर्माण, कुंभश्याम मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। इसलिए महाराणा कुंभा को चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। भग्नावशेषों का उद्धारक, चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता। इन्होंने चित्तौड़ किले में सुप्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया। कीर्ति स्तंभ को या विजय स्तंभ को। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में धरणक शाह ने रणकपुर पाली में प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मतलब इतने पुराने समय में भी इतना भव्य मंदिर बनाए, हद पार है। राजगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्ष, दान गुरु विद्वानों, कलाकारों, निर्धनों को दान देने के कारण। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु, गिरी दुर्गों का स्वामी है हाल गुरु। शैल गुरु युद्ध में निपुण, चाप मतलब धनु विद्या में श्रेष्ठ। परम गुरु विधाओं का ज्ञाता, अपने समय का स्रोत शासक। छाप गुरु, छापामार युद्ध प्रणाली। महाराज धीराज राव राय, राजाओं का राजा। महाराणा अनेक राजाओं को अपने अधिकार में रखने के कारण महाराणा कहलाया। राणा रासो विद्वानों का आशीदाता होने के कारण राणा रासो। हिंदू सुल्तान समकालीन मुस्लिम शासकों से रक्षा करने के कारण हिंदू सुल्तान। नंदी केशव अवतार, नंदी केसर के मत का अनुसरण करने के कारण। नाटक राजकर्ता, नाट्य शास्त्र ज्ञाता। नरपति सामान्य मानव से श्रेष्ठ। अश्वपति कुशल घुड़सवार। गणपति गण या राज्य का राजा होने के कारण। धीमान, धीमान मतलब बुद्धिमत्तापूर्वक निर्माण कराने का कारण। अभिनव भट्टाचार्य श्रेष्ठ वीणा वादक है, संगीत के क्षेत्र में विपुल होने के कारण। संगीत के क्षेत्र में अभिनव भट्टाचार्य, प्रजा का पालक, जनता का हितैषी। राणे राय, राय रायण, राय रसो। कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। महाराणा कुंभा स्वयं वेद, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति, साहित्य, संगीत में बड़ा निपुण था। कुंभा एक श्रेष्ठ वीणा वादक था। प्रतिहार में वीणा वादक था जोहट प्रतिहार। और गुहिल में कुंभा। संगीत राज कुंभा का सर्वश्रेष्ठ और सबसे वैध ग्रंथ है। इसमें गीत, वाद्य व नृत्य तीनों विधाओं का समावेश है। यह ग्रंथ 5 भागों, पाट्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। नर गावे, वाद्य पढ़े, न से नृत्य, र मतलब रस। नर गावे मतलब नृत्य रतन कोश, र मतलब रस रतन कोश, गावे मतलब गीत रतन कोश। विद्या का पाठ करें। नर गावे विद्या का पाठ करें। नर गावे विद्या का पाठ करें। 5 प्रकार इसके कभी पूछ भी लें। नर गावे विद्या का पाठ करें।
संगीत मीमांसा, संगीत ग्रंथ, सूर प्रबंधन, सुधा प्रबंधन, गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण, दरबारी संगीतज्ञों व आचार्यों का उल्लेख, रसिक पीरियड टीका, जयदेव कृत गीत गोविंद पर लिखी टीका है, कामराज रत्नचार काम शास्त्र पर लिखित पुस्तक, चंडी शतक की व्याख्या, संगीत रत्नाकर पर टीका, दरबार के विद्वान, कुंभक ने न केवल वीर युद्ध कुशल तथा कला प्रेमी था परंतु एक विद्वान और विद्यानुरागी भी था। उसके दरबार में कई विद्वान आश्रय पाते थे। सारंग व्यास संगीताचार्य कुंभा के संगीत गुरु थे। कान्हा व्यास कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता, संगीत शास्त्र के ज्ञाता एवं कुंभा के दरबारी थे। एकलिंग माध्यम के रचयिता कान्हा व्यास। नोट, एकलिंग माध्यम का प्रथम वर्णन राजवर्णन कुंभा ने किया किंतु बाद में एकलिंग माध्यम को कान्हा व्यास ने लिखा। अत्रि भट्ट संस्कृत के विद्वान व कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार थे। अत्रि भट्ट की मृत्यु के बाद इस प्रशस्ति को उसके पुत्र महेश ने पूर्ण किया। महेश अत्रि का पुत्र था। मंडन कुंभा का प्रधान शिल्पी व साहित्यकार था जो गुजरात के खेता ब्राह्मण का पुत्र था। मंडन की रचना है प्रासाद मंडल, देवालय महल मंदिरों के निर्माण से संबंधित है प्रासाद। राजवल्लभ मूर्तिकला व मूर्ति निर्माण संबंधित आवास गृह नगर निवास आदि। रूपमंडन मूर्तिकला विषय ग्रंथ। वास्तुसार वास्तुकला की जानकारी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कुंभा का वर्णन किया है। वास्तुमंडन वास्तुकला की सविस्तार जानकारी। वास्तुमंडल में वास्तुकला की सविस्तार जानकारी। कोदंड मंडन धनुर्विद्या संबंधी जानकारी। शकुन मंडन शकुन और अपशकुनों का वर्णन। वैद्य मंडन व्याधियों के लक्षण व निदानों का वर्णन। देव मूर्ति प्रकरण। रूपावतार मंडन मूर्ति निर्माण और प्रतिमा स्थापना के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी। नाथा देव मूर्ति प्रकरणम, ये इंपॉर्टेंट है। मूर्ति निर्माण प्रतिष्ठा के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों की जानकारी। रूपावतार मंडल या देव मूर्ति प्रकरणम। नाथा या मंडन का भाई था। नाथा की प्रमुख रचना वास्तु मंजरी जो संस्कृत भाषा में स्थापत्य कला पर आधारित है। वास्तु मंजरी नाथा की है। गोविंद मंडन का पुत्र था। कलानिधि देवालयों के शिखर विद्वान पर केंद्रित रचना उद्धारिणी द्वार दीपिका। गोविंद की रचना है कलानिधि। गोविंद मंडन का पुत्र था। कलानिधि गोविंद की रचना है। उद्धारिणी भी गोविंद की है। द्वार दीपिका ये भी गोविंद की है। दरबार के विद्वान सोम सुंदर सूरी, मुनि जिनसन सूरी, मुनि सुंदर, जयचंद्र सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव। कुंभा ने कवि राजा की उपाधि दी सोमदेव। मुनि सुंदर सूरी, सुंदर गणी, भुवन सुंदर सूरी, टिल्ला भट्ट, नाथा, अत्रि, महेश प्रमुख जैन आचार्य थे। हीरानंद जैन आचार्य कुंभा ने इन्हें अपना गुरु मानते थे। हीरानंद जैन आचार्य को कुंभा अपना गुरु मानते थे। रमाबाई कुंभा की पुत्री, मान संगीत की साहित्य वागीश्वरी देवी नाम से जाना जाता है। इनका विवाह गिरनार गुजरात के शासक मंडलिक चतुर्थ के साथ हुआ। महमूद शाह बेगड़ा ने आक्रमण कर मंडलिक को हराया तब मंडलिक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। रमाबाई गुजरात छोड़कर मेवाड़ आ गई और जावर में रहने लगी। यहाँ जावर योगिनीपट्टनम में रमा कुंड का निर्माण करवाया और विष्णु का मंदिर रमा स्वामी का निर्माण करवाया जिसका शिल्पी ईश्वर मंडन था। मंडन का पुत्र ईश्वर था। मंडन का पुत्र एक तो गोविंद था। कलानिधि की रचना द्वार दीपिका उद्धारिणी, जबकि मंडन का पुत्र एक ईश्वर भी था जिसने विष्णु मंदिर का शिल्पी था। कुंभा का मूल्यांकन। कर्नल टॉड ने लिखा है कि उसमें मरणा हमीर की शक्ति, लाखा का कला प्रेम, वह प्रतिभा थी जिसने घग्गर के तट पर फिर से मेवाड़ के झंडे को स्थापित कर स्थायी प्रतिष्ठा अर्जित की थी। हरविलास शारदा ने महाराणा की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कुंभा एक महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता, वरिष्ठ विद्वान थे। महाराणा राजस्थान ही नहीं भारतीय शासकों में अग्रणी थे। ठीक है भाई साहब।
डॉक्टर ओझा ने महाराणा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि महाराणा कुंभा जैसा वीर और युद्ध कुशल था, वैसा ही पूर्ण धन्यानुरागी, विद्यानुरागी, स्वयं बड़ा विद्वान, विद्वानों का सम्मान करने वाला और मेवाड़ के सिसोदिया शाखा के राजाओं में बड़ा प्रतापी हुआ था। डॉक्टर ओझा कुंभा के बारे में लिखते हैं कि मेवाड़ की सिसोदिया शाखा के राजाओं में बड़ा प्रतापी राजा हुआ था। उदा या उदयकर्ण 1468 से 1473 अपने पिता की हत्या कर मेवाड़ का शासक बना। उदा के पितरंदा होने की सूचना मेवाड़ के सरदारों को मिली तो उन्होंने कुंभा के दूसरे पुत्र रायमल को उसके ससुराल ईडर से मेवाड़ बुलवाया। इस दौरान कई मेवाड़ी सरदार रायमल से आ मिले। रायमल ने जावर, दाड़िमपुर, जावी, पानगढ़ में उदा के सहयोगियों को हराया। उदा को उसके भाई रायमल ने उसे दाड़िमपुर के युद्ध में परास्त किया। अपने भाई रायमल से लगातार संघर्ष करते हुए उदा ने 5 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद उदा डर के मारे अपने पुत्र शेषमल यानी सूरजमल सहित मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन के पास सहायता मांगने पहुंच गया, लेकिन गयासुद्दीन ने मना कर दिया। उदा ने अपनी पुत्री की शादी गयासुद्दीन के साथ करने को कहकर राजी कर लिया। वहीं एक दिन अकस्मात बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई। उदा के बाद 1473 से 1509 में उदय की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना कौत रायबल। गयासुद्दीन का आक्रमण। बालवा जब उदा की मृत्यु हो गई तो गयासुद्दीन ने उदा के 2 पुत्रों शेषमल व सूरजमल को साथ लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई की। धांसा नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ। रायमल की विजय हुई। कुछ समय पश्चात गयासुद्दीन या गयास शाह ने अपने सेनापति जफर खां के नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजी, जो मांडलगढ़ के पास हारकर वापस लौट गई। 1503 में गयासुद्दीन का पुत्र नासिर शाह चित्तौड़ आया। इस बार रायमल ने उसे धन देकर लौटा दिया। रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी, राव जोधा की पुत्री, ने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण कराया। रायमल ने राम, शंकर और श्याम संकट नामक 3 जलाशयों का निर्माण कर मेवाड़ खेती को प्रोत्साहन दिया। रायमल ने राम, फिर शंकर और समय संकट, राम, शंकर, समय संकट 3 जलाशय बनवाए और मेवाड़ में खेती को प्रोत्साहन दिया। रायमल ने चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण करवाया। चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रायमल ने। चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रायमल ने। चित्तौड़ दुर्ग में अद्भुत जी के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रायमल ने। महाराणा रायमल के 3 पुत्र हुए। नंबर फर्स्ट पे था पृथ्वीराज, जो ये पृथ्वीराज के बाद में थे आपके जयमल और संग्राम सिंह। पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार, अजमेर में निर्माण कार्य करवाया। पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ बसाया। बहन आनंदबाई थी। बेनोई राव जगमाल सिरोही था। सिरोही गया विष युक्त लड्डू बांधे थे। दुर्ग के समय मृत्यु हो गई। 12 खंभों की छतरी है। एक तो उड़ना अकेराज है और एक उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज। जयमल ताराबाई टोडा के राव सुल्तान की पुत्री गयासुद्दीन का आक्रमण। राव सुल्तान रायमल की शरण में शरद टोडा दिलाया गया, उसे एक बेटी तारा मिलेगी। जयमल तारा पर आसक्त था। जयमल ने विवाह की जिद की। राव सुल्तान ने जयमल की हत्या कर दी। पृथ्वीराज ने टोडा जीत कर लिया, तारा से विवाह कर लिया। पृथ्वीराज ने टोडा जीता और तारा से विवाह किया। संग्राम सिंह यानी कि सांगा ज्योतिषी के पास तीनों गए। पृथ्वीराज की तलवार की हूल से आंख फूट गई सांगा की। भीमल गांव के चारणी के पास तीनों ने लड़ाई हुई। सांगा बचकर भाग गया। सेवत्री पहुंचा राठौड़ बीदा श्रीनगर के करमचंद पवार में शरण ली। शकुन विशेषज्ञ की बात पर पुत्री दी और रायमल ने 1509 में बुलाकर शासक बनाया। पृथ्वीराज के बारे में पूरा देख लेते हैं वापस से, ठीक है।
इसके जयमल के बारे में पूरा देख लेते हैं वापस, क्योंकि जूम आउट बहुत ज़्यादा कर दिया था, इतने में क्या पता आए या न आए। अगला है, रायमल के समय का मुख्य शिल्पी अर्जुन था। रायमल के समय मुख्य शिल्पी कौन था? अर्जुन था। गोपाल भट्ट और महेश भट्ट अच्छे विद्वान थे। रायमल के 11 रानियां, 13 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। घर भरड़ो बुढ़ावरों, 11 रानियां थी, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। इनकी एक पुत्री आनंदाबाई की शादी सिरोही के राव जगमाल से हुई थी। रायमल के पुत्रों में पृथ्वीराज, जयमल व संग्राम सिंह का नाम विशेष उल्लेखनीय। पृथ्वीराज सबसे बड़ा, जयमल दूसरा और सांगा तीसरा था। पृथ्वीराज की माता रतन कुंवर थी और सांगा की माता भी रतन कुंवर, यानी पृथ्वीराज और सांगा दोनों भाई थे। रायमल ने अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया, जिससे उसके महत्वाकांक्षी पुत्र और चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति वैषम्य रखने लगे। डॉक्टर ओझा व हरविलास शारदा ने एक जनश्रुति के आधार पर लिखा है कि एक दिन पृथ्वीराज और जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के पास पहुंचे और अपना भविष्य जानना चाहा। ज्योतिषी ने जन्म पत्रिका के आधार पर सांगा का राजयोग प्रबल बताया। महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज ये सहन न कर सका और आवेश में तलवार से सांगा पर आक्रमण किया। सांगा तो बच गया, पर तलवार की हुल से सांगा की एक आंख फूट गई। सारंगदेव ने बीच में आकर दोनों को समझाया। सारंगदेव ने तीनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास भी किया और ज्योतिषी के कथन पर आपसी मनमुटाव नहीं करने की सलाह दी। भीमदेव की चारणी जाति की पुजारिन से भविष्य जानने के लिए सारंगदेव के साथ तीनों भाई पहुंचे। पुजारिन बाहर गई हुई थी। सभी ने वहीं बैठकर इंतजार किया। पुजारिन ने आने पर ज्योतिषी की भविष्यवाणी के समर्थ किया। इतना सुनते ही तीनों में झगड़ा शुरू हो गया। पृथ्वीराज सांगा पर टूट पड़ा। सारंगदेव ने किसी तरह सांगा को बचाया और सांगा वहां से जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। जयमल उसका पीछा करता हुआ सेवत्री गांव रासन में पहुंचा, जहाँ राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दी, लेकिन राठौड़ बीदा जयमल के हाथों मारा गया। सेवत्री गांव में सांगा को शरण दी। राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दी, लेकिन बीदा जयमल के हाथों मारा गया। वही साहब बीदा को जयमल ने बीदा को मार दिया। राणा सांगा यहाँ से घोड़वाड़ के रास्ते अजमेर पहुंचा और श्रीनगर के करमचंद पवार ने उसे शरण दी। करमचंद पवार एक डकैत था, डाके डालकर जीवन निर्वाह करता था। सांगा को भी मजबूरी में इसी काम में शामिल होना पड़ा कि बाद में राजा बनोगे, अभी तो डाका डालना पड़ता। तो हमारे जीवन में कुछ ऐसा ही होता है, कभी कभी घटनाएं कुछ हो जाती है, कभी कुछ घट जाता है, तो हम सोचने लग जाते। ये देखिए, मेवाड़ का मारना बनने जा रहा है, किंतु इससे पहले इसको भी डाके डालने पड़ रहे हैं। एक दिन बरगद के पेड़ के नीचे सांगा विश्राम कर रहा था, उसके साथ ही भोजन बना रहे थे। तभी सूर्य की एक किरण सांगा के चेहरे पर पड़ने लगी, जिसे देखकर नागराज सांगा के मुखमंडल पर फण फैलाकर बैठ गया। तभी शकुन पक्षी भी जोर से बोलने लगा। तभी वहां से गुजरे एक शकुन विशेषज्ञ ने यह दृश्य देखा। पक्षी ये आवाज़ का अर्थ समझा कि सोया हुआ व्यक्ति महान राजा होगा। मारू नामक एक शकुन विशेषज्ञ का नाम क्या था? मारू। सारा वृत्तांत करमचंद्र को सुनाया। करमचंद्र ने इससे प्रभावित होकर अपनी पुत्री का विवाह सांगा से कर दिया। सांगा जब तक मेवाड़ का शासक नहीं बना, तब तक करमचंद के पास ही रहा। जब सांगा शासक बना तो करमचंद को रावत की उपाधि से विभूषित किया। पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का सबसे बड़ा पुत्र था। अच्छा धावक व कल्पना शक्ति में माहिर होने के कारण उड़ना राजकुमार बड़ी बड़ी कल्पनाएं करता था, हमेशा उड़ता रहता था, इसलिए उड़ना राजकुमार कहलाया। पृथ्वीराज अक्सर तलवार के जोर पे कहा करता था कि मुझको मेवाड़ राज्य का शासन करने के निमित्त मात्र पैदा किया गया है। इसके घोड़े का नाम सहण था। पृथ्वीराज के घोड़े का नाम क्या था? सहण था। तारागढ़ दुर्ग। राव सुल्तान द्वारा जयमल की हत्या के बाद पृथ्वीराज ने तारा से विवाह का निश्चय किया।
उसने टोडा पर आक्रमण कर उसे जीत कर राव सुल्तान को सौंप दिया। वसंतबद सुल्तान ने तारा का विवाह पृथ्वीराज से कर दिया। पृथ्वीराज में अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार कर उसे अपनी रानी तारा के लिए दुर्ग बनवाया। पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही के राव जगमाल से हुआ। राव जगमाल आनंदाबाई को अत्यधिक कष्ट दे रहा था, अतः पृथ्वीराज अपने बहनों को समझाने सिरोही आया। राव जगमाल को यह बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि लौटते समय राव जगमाल ने विषयुक्त लड्डू पृथ्वीराज के साथ बंधवा दिए, जिनको खाने से रास्ते में ही कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। कुंवर पृथ्वीराज की 12 खम्भों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इसका वास्तुकार श्री धनस पन्ना है। पृथ्वीराज की 12 खम्भों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है। इसका वास्तुकार धनस पन्ना था। इसके साथ 17 रानियां सती होने का उल्लेख है। 17 रानियां, पृथ्वीराज के साथ 17 रानियों को सती होने का उल्लेख है। नोट: इसी पृथ्वीराज की दासी पूतल देह का पुत्र बनवीर विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब खुरापाती यदि पृथ्वीराज था तो उसके वंश में भी खुरापाती ही होंगे। रायमल का द्वितीय पुत्र था जयमल। रायमल का द्वितीय पुत्र था। टोडा के शासक राव सुल्तान की पुत्री का नाम ताराबाई था। जब मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन ने आक्रमण कर रणथंभौर, टोडा और बूंदी अधिकार कर लिया, तब राव सुल्तान अपनी अद्वितीय सुंदर पुत्री ताराबाई के साथ महाराणा रायमल की शरण में आ गया। राव सुल्तान ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी शूरवीर से करेगा जो टोडा जीतकर उसे वापस दिलाएगा। कुंवर जयमल तारा की सुंदरता पर आसक्त होकर उसे विवाह करना चाहता था। इसे विवाह की जिद की उसने राव सुल्तान व तारा के साथ अशिष्ट व्यवहार किया तो क्रोधित राव सुल्तान ने जयमल को मौत के घाट उतार दिया और राणा को सूचित कर दिया। गोपीनाथ शर्मा जयमल का सोलंकियों से लड़ते हुए मारा जाना बताते हैं। गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं कि जयमल को सोलंकियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्ति हुई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि जयमल की तारा से सगाई हो गई थी। राजकुमारी को देखने के हट के कारण उसकी जान गंवाई। ठीक है भाई। मेवाड़ में कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा तो महाराणा रायमल ने अपने अंतिम दिनों में अजमेर से अपने पुत्र संग्राम को बुलाकर मई 1509 को उसे मेवाड़ का शासक बनाया। रायमल की छतरी जावर सलूम्बर में। रायमल की छतरी कहाँ पे? जावर सलूम्बर में। महाराणा सांगा या संग्राम सिंह 1509 से 1528 महाराणा रायमल का पुत्र था। कौन? सांगा। जन्म अप्रैल 1482। माता रतन कंवर। राज्याभिषेक मई 1509 ईस्वी को। उपनाम हिंदूपत। सांगा 16वीं शताब्दी का एकमात्र अंतिम हिंदू राजा था जिसके सेनापतित्व में सब राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से निकालने के लिए उसके नेतृत्व में एक हुई, इसलिए हिंदूपत कहलाए। 1504 से 1508 तक सांगा गृह क्लेश के कारण अज्ञातवास रहे। सैनिकों का भग्नावशेष। सांगा एक अच्छा सैनिक था। युद्ध में एक हाथ पैर गंवा दिए, शरीर पर 80 घाव खाए, परंतु फिर भी सैनिक की तरह युद्ध करता था। तभी तो भाई साहब काम चलेगा ना, बैठे बैठे काम थोड़ी चलता है। अब सांगा महाराणा था, उसको कहाँ युद्ध करने की जरूरत थी, परंतु वो भाई साहब उसको विश्वास ही नहीं होता था। वो अपने काम में विश्वास करता था। 84 घाव शरीर पर भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। 80 घाव थे सांगा के शरीर पर। सांगा के समकालीन शासक थे दिल्ली में सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। दिल्ली में सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। मालवा में नासिरुद्दीन और महमूद खिलजी द्वितीय। मालवा में नासिरुद्दीन या महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी प्रथम किसके समय था? कुंभा के समय। द्वितीय खिलजी सेकेंड सांगा के समय। गुजरात का महमूद बेगड़ा, मुजफ्फर शाह द्वितीय। दिल्ली का सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। मालवा का नासिरुद्दीन और महमूद खिलजी द्वितीय। गुजरात का महमूद बेगड़ा और मुजफ्फर शाह द्वितीय।
उपरोक्त तीनों ही स्थानों के शासक मेवाड़ की सुरक्षा के लिए खतरा थे। राणा सांगा ने इनसे सुरक्षा के लिए राजपुताना के अन्य राज्यों के साथ अपने मधुर संबंध कायम करते हुए उन्हें अपना सहयोगी बनाना प्रारंभ कर दिया। सांगा ने सिरोही, वागड़ एवं ईडर के शासकों को अपना मित्र बनाकर अपनी स्थिति मजबूत की। सांगा ने अपने हितैषी करमचंद पंवार को रावत की पदवी तथा अजमेर, परबसर, मांडल, भूलिया, बनेड़ा आदि परगने जागीर में देकर उसे अपना एक शक्तिशाली सामंत बना लिया। सांगा के प्रमुख युद्ध थे इस प्रकार थे। खातौले का युद्ध खाता है वे बीड़ी पीता है गागरौन में। खाता है बीड़ी पीता है गागरौन में। खाता है 1517 में। बाडी या बीड़ी पीता है 1518 में। फिर गागरौन में बीड़ी पीता है 1518 में, गागरौन में 1519 में। ईडर खाता है बीड़ी पीता है गागरौन में। इधर बयाना खानवा, बयाना और खानवा कहाँ है? इधर बयाना खानवा, बयाना और खानवा दोनों 1527 में हो गए। खाता है 17 में, बीड़ी पीता है 18 में, गागरौन में 19 में, ईडर में 20 में, बयाना और खानवा 27 में। खाता बीड़ी पीता गागरौन में। इधर बयाना और खानवा इधर 20 में। खातौली का इब्राहिम लोदी सांगा विजयी, पांडे का इब्राहिम लोदी सांगा विजयी, गागरौन का महमूद खिलजी द्वितीय सांगा विजयी, ईडर का मुजफ्फर प्रसाद द्वितीय सांगा विजयी, बयाना का बाबर सांगर विजयी और खानवा का बाबर सांगा की हार हुई अंतिम। खानतौली का युद्ध 1517 में राणा सांगा के समय दिल्ली सल्तनत पर सिकंदर लोदी का शासन था। उसकी मृत्यु के बाद नवंबर 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। उसने साम्राज्य नीति के तहत मेवाड़ पर चढ़ाई की। तब इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य 1517 में खातौली वर्तमान कोटा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। सुल्तान के एक पुत्र को राजपूतों ने बंदी बना लिया, जिसे बाद में दंड स्वरूप कुछ धन लेकर मुक्त कर दिया। नोट: इस युद्ध में राणा सांगा का बायां हाथ कट गया और तीर लगने से एक पैर लंगड़ा हो गया। तो खाना खाता है 1517 में। अब बीड़ी पीता है बांडी में। बांडी में 1518 में इब्राहिम लोदी ने खातौली युद्ध की हार का बदला लेने के लिए 1518 में मियाँ हुसैन फरमूली और मियाँ माकन के नेतृत्व में सेना भेजी। राणा सांगा ने बाड़ी धौलपुर के निकट इस सेना को हराया। स्वयं बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में इस युद्ध में राजपूतों की विजय बताई है। बाड़ी के युद्ध में भी बाबर ने राजपूतों की युद्ध बताई है। इस युद्ध के बाद राणा सांगा उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया। गागरौन का युद्ध 1519, 17 में खातौली, 18 में बांडी, 19 में गागरौन। ऊनी किनी गागरौन। राणा सांगा के समय मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। राणा सांगा के समय मालवा का शासक नासिरुद्दीन था। दिसंबर 1511 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का शासक बना। उसको शासक बनने में मेदिनी राय ने मदद की थी। मेदिनी राय को मालवा से निष्कासित कर दिया जाने के बाद उसने सांगा से मदद मांगी। सांगा ने मेदिनी राय को गागरौन की जागीर देकर वहाँ का शासक बना दिया। महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को दंड देने के लिए गागरौन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। महाराणा सांगा ने 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए। 6 माह तक बंदी रखने के बाद एक शहजादे महमूद खिलजी के पुत्र को जमानत के तौर पर रखकर महमूद खिलजी द्वितीय को मुक्त कर दिया। तब एक आध अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद ने राणा के इस उद्धार की प्रशंसा की। सांगा के उस उदार व्यवहार की प्रशंसा की। इधर मतलब 20 में। अब लोग कहते हैं इधर आओ, इधर कहाँ पे आओ, इधर आओ मतलब बीच में आओ।
1520 में। सांगा के समय गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था। नवंबर 1511 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र मुजफ्फर द्वितीय शासक बना। सांगा ने भारमल को ईडर से निकालकर रायमल को वहां का शासक बना दिया, लेकिन मुजफ्फर शाह की सेना ने लगातार आक्रमण कर ईडर पर अधिकार कर लिया। 1520 में इधर 1520 ईस्वी में महाराणा सांगा ने ईडर पर आक्रमण कर मुजफ्फर द्वितीय की सेना को हराया। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य संबंध। बांडी के युद्ध में सांगा हारने के बाद इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां व चचेरे भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया। बांडी के युद्ध में राणा सांगा से हारने के बाद इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खां लोदी व चचेरे भाई आलम खां लोदी ने बाबर को भारत में आमंत्रित किया। अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बाबर ने सांगा से युद्ध करने के लिए एक बहाना ढूंढ निकाला। उसने सांगा पर आरोप लगाया कि वह अपने वायदे के मुताबिक उसकी सहायता के लिए पानीपत के मैदान में उपस्थित नहीं हुआ। कई इतिहासकार बाबर के इस कथन को सत्य मानकर राणा सांगा का प्रतिज्ञा भंग का दोष लगाते हैं, लेकिन राजपूत स्रोत इसके विपरीत ये बताते हैं कि बाबर ने काबुल से सांगा को पत्र भिजवाकर उन्होंने ये लिखा था कि राणा इब्राहिम को लोदी को परास्त करने में बाबर की मदद करेगा। उसके बदले में विजय होने के बाद दिल्ली बाबर के राज्य की एवं आगरा मेवाड़ के राज्य की सीमा रहेगी। ये पत्र व्यवहार व वार्तालाप सल्लादी तंवर के द्वारा किया गया। राणा सांगा ने भी इस प्रस्ताव की स्वीकृति भिजवा दी। इस व्यवहार का ब्यौरा मेवाड़ राज्य के प्रमुख पुरोहित की डायरी से मेवाड़ के संक्षिप्त इतिहास की पांडुलिपि में भी मिलता है। जब राणा के सामंतों को यह पता चला कि वह विदेशी को सहायता पहुंचाना चाहता है, तो मेवाड़ी सरदार ने सांगा को रोका और कहा, सांप को दूध पिलाने से क्या फायदा। सांगा ने गागरोन से सेना बुलाकर चित्तौड़ में इकट्ठी की और खंडार तथा रणथंभौर से सैनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। अफगान सेनानायक को शरण सांगा ने महमूद लोदी व हसन खां मेवाती को शरण दी। महमूद लोदी व हसन खां मेवाती को किसने शरण दी? राणा सांगा ने। बयाना 15 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। बाबर के सैनिक पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में बाबर के सेनापति ने बयाना भरतपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तब राणा सांगा ने बाबर की सेना पर आक्रमण कर दिया। बाबर की सेनापति मेहंदी ख्वाजा व सांगा के सैनिकों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। मुगल सैनिक भागे, सांगा के सैनिकों की विजय हुई। उन्होंने बयाना के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी। बाबर ने सेना एकत्रित करना आरंभ कर दिया। उसने तुर्की सरदारों को एवं शहजादे हुमायूं को जौनपुर से बुला लिया। इसी समय बयाना के युद्ध से भागे हुए सैनिक बाबर के पास पहुंचे। बाबर ने सैनिकों को एकत्रित किया और सांगा को सजा देने का निर्णय लिया। काबुल के एक ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने घोषणा की, बाबर करे ग्रह नक्षत्र इस समय अनुकूल नहीं है, अतः बाबर युद्ध करे हारेगा। सैनिकों का इनकार। बाबर के सैनिकों ने सांगा के सैनिकों की ताकत को बयाना के युद्ध में देख लिया। मुगल सैनिकों ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी ने सैनिकों को और हतोत्साहित कर दिया। ऐसी स्थिति में बाबर ने 25 फरवरी 1527 को शराब न पीने की प्रतिज्ञा ली। जितने भी सोने चांदी की सुराही और प्याले व अन्य सामग्री तुड़वा दिया, गरीबों में बांट दिया। उसने मुगल व्यापारियों पर लगाने वाले तमगा कर हटाने व सैनिकों को चांदी का सिक्का देने की बात कही। जिहाद का नारा, धर्म युद्ध। अंत में उसने सभी सैनिकों को इसे जिहाद का युद्ध बताते हुए कहा कि सभी कुरान को छूकर खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम ही फतेह करेंगे, अन्यथा इस जंग में अपनी जान दे देंगे। बाबर ने इस
शब्दों से उत्साही सैनिक युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। बाबर सेना लेकर खानवा के मैदान में आ डटा। यहाँ खाइयाँ खोदी, तोपों की गाड़ियों को जंजीरों से बांधा गया। पानीपत के मैदान की तरह अपने गोलंदाजों और बंदूकचियों तथा घुड़सवारों को जमाया गया। उधर सांगा जातीय गौरव और शौर्य के भावावशेष में शत्रु का सामना करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ा। बयाना विजय के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते से भुसावर होता हुआ सांगा 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट पहुंचा। सांगा के अनावश्यक विलंब ने बाबर को सैन्य संगठन तैयार करने का अवसर दिया। पाती प्रबंध। सांगा ने एक पुरानी राजपूती परंपरा को पुनर्जीवित किया। इस परंपरा के अंतर्गत राजपूत शासक प्रत्येक सरदार को अपनी ओर से युद्ध में भाग लेने के लिए निमंत्रण भिजवाता था। इसे पाती प्रबंध कहते हैं। स्थान खानवा, रूपवास तहसील, भरतपुर। गंभीरी नदी के किनारे युद्ध हुआ। सांगा अपनी इतनी बड़ी सेना को ठीक से जमा नहीं पाया। 17 मार्च 1527 को प्रातः 9:30 बजे के लगभग युद्ध आरंभ हो गया। पहली मुठभेड़ में राजपूत बाजी ले गए, परंतु बाद में मुगल सेना बढ़ती गई। सांगा के कई वीर लड़ते हुए मारे गए। युद्ध में सांगा के सिर में तीर लगने से सांगा घायल हो गया। तब उसके मुकुट राजचिन्ह को हलवत काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अजय ने धारण कर सांगा को सिरोही के अखिराज की देखरेख में युद्ध भूमि से बाहर भेजा। सांगू को युद्ध भूमि से बाहर कौन लाया? सिरोही का अखिराज, उड़ना अखिराज। सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासक महमूद लोधी इब्राहिम लोधी का चचेरा भाई था, चाचा का बेटा चचेरा भाई कहलाता है। आमेर का पतिराज कचवा वीरगति को प्राप्त हुआ। अब क्या करें यार, सब गड़बड़ी हो गई। मारवाड़ का मालदेव राणा सांगा का पुत्र, गंगा का पुत्र था। चंदेरी का मेदिनी राय, सांगा ने इसे गागरोन की जागीर दी थी, जो खानवा युद्ध के बाद 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर से हार गया। जगनेर भरतपुर में अशोक परमार, सांगा ने इसे ऊपरमहल की जागीर दी। हसन खां मेवाती मुस्लिम सेनापति वीरगति को प्राप्त हुआ। बीकानेर का कल्याणमल जयद्रथ सिंह का पुत्र, सिरोही का अखिराज देवड़ा, ईडर का बारमल, सादड़ी का झाला आजा, वागड़ का उदय सिंह या डूंगरपुर, गोगुंदा का झाला सज्जा, रायसेना का सलदी तमर। इसने लास्ट में जाते गड़बड़ी कर दी। नागौर का खाने ज़्यादा, सलम्बर का रावत रतन सिंह, देवलिया या प्रतापगढ़ का बाग सिंह, मेड़ता का रायमल राठौड़, वीरमदेव मेड़तिया, खेत सिंह रतना, सोनीगिरा का रावत रामदास, ऊजा झाला, गोकुलदास परमार आदि सम्मिलित थे। कर्नल टॉड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ 7 उच्च श्रेणी के राजा, 7 राजा, 9 राव, 104 सरदार थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार उपस्थित थे। बाबर के पास सेना कम थी, सांगा के पास सेना अधिक थी, फिर भी इस युद्ध में बाबर विजयी हुए। गाजी की उपाधि। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने हताहत शत्रुओं की खोपड़ियों को बटोर कर मीनार खड़ी की और गाजी काफिरों का वध करने वाला की उपाधि धारण की। सांगा के हार के प्रमुख कारण थे राजपूत पक्ष के इतिहासकार राणा की पराजय का कारण सलादी तंवर रायसेना और खानजादा नागौर युद्ध के दौरान बाबर की तरफ मिल जाना बताते हैं, लेकिन इसको मुख्य कारण मानना ठीक नहीं है, क्योंकि सलादी ने युद्ध के अंतिम चरण में खानजादा नागौर व सलादी तंवर रायसेना दोनों जो है बाबर की तरफ मुड़े थे। युद्ध के अंतिम चरण में सांगा के युद्ध स्थल से चले जाने के बाद अपना पाड़ा बदला था, यानी सांगा चला गया था युद्ध से बाहर, तब इन्होंने अपना पाड़ा बदला था। तुलगुमा पद्धति। बाबर की युद्ध करने की तुलगुमा पद्धति जो उसने उज़्बेकों से सीखी थी, मुगल रिजर्व और घुमाव पद्धति को प्रधानता देते थे और बारी बारी से इसका प्रयोग करते थे। साथ ही इसमें तोपों और घुड़सवारों की आक्रमण विधि में इस संतुलन था। तोपों का प्रयोग। भारत में पहली बार इस युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ। राजपूतों के पास तीर, कमान, भाले, तलवारें व बर्चियाँ आदि अस्त्र थे, शस्त्र नहीं थे। अस्त्र मतलब
फेंकने वाले, शस्त्र मतलब हाथ में रखने वाले, तीर कमान भाले तलवारें, तलवार तो शस्त्र में आती। बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व को स्वीकार करता हुआ अनुशासित रूप से लड़ रहा था। सांगा की सेना में विविध वंशीय सैनिक थे जो अपनी अपनी मान्यता के अनुसार युद्ध में सम्मिलित हुए थे। ऐसी स्थिति में संपूर्ण सेना पर राणा का प्रभाव नाम मात्र का था। राजपूत अधिकांश पैदल दल के रूप में थे, जबकि मुगलों की सेना अधिकांश में घुड़सवारों के रूप में थी। मुगल सेना रिजर्व में रहकर युद्ध का संचालन करता था, वहीं राजपूत नेता हाथी पर बैठकर अग्रिम पंक्ति में रहता था, इसलिए स्वयं भी सभी बारों का शीघ्र शिकार बन जाता था। डॉक्टर ओझा के अनुसार इस युद्ध में सांगा की हार का प्रमुख कारण सांगा द्वारा बयाना विजय के तुरंत बाद बाबर पर हमला नहीं कर उसे तैयारी का पूरा समय दे दिया। बसवा दौसा में युद्ध के दौरान घायल सांगा को पालकी में बसवा लाया गया। यहाँ से उसे होश आया तो पुनः युद्ध स्थल पर जाने के लिए तैयार हुआ। सांगा ने अपने मंतव्य की पूर्ति नहीं होने तक पगड़ी बांधना तक बंद कर दिया, केवल एक चीरा लपेट रहने लगा। दूसरे युद्ध की तैयारी में लग गया। इरिच सांगा ने फिर से अपने सामंतों को रणस्थल की उपस्थिति होने के लिए पत्र लिखे। बाबर को हराने की शपथ लेते हुए योजना बनाने के लिए इरिच के मैदान में आ पहुंचा। सांगा ने शपथ ली कि मैं दुश्मन को पराजित किए बिना मेवाड़ के द्वार नहीं देखूंगा। इस पर सांगा के सहयोगियों ने कहा, इस बार पराजय से मेवाड़ का सर्वनाश निश्चित है। कालपी में सांगा के सहयोगियों ने सांगा को विष दे दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को कालपी वर्तमान उत्तर प्रदेश में सांगा की मृत्यु हो गई। सांगा के शव को कालपी से मांडलगढ़ विलड़ा लाया गया, जहाँ मांडलगढ़ में सांगा का दाह संस्कार किया गया। यहीं पर सांगा की 8 खंभों की छतरी है। पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वर्तमान उज्बेकिस्तान में फरवरी 1483 को जन्म हुआ। 14 फरवरी 1583 को किसका जन्म हुआ? बाबर का। पिता उमर शेख मिर्ज़ा, तैमूर लंका वंशज, माता खानम बेगम चंगेज खां की वंशज थी। पिता तैमूर और माता चंगेज। दौलत खां इब्राहिम लोदी का चाचा को बुलाने पर 1526 में भारत आया। 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली व आगरा का शासक बना। 1526 में बयाना के युद्ध में राणा सांगा से हार गया। 1527 में खानवा के युद्ध में सांगा को हराया। इस युद्ध में भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ। पुस्तक बाबरनामा या तुजुक बाबरी, बाबर की आत्मकथा व भारत की भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति का वर्णन है। 1530 ईस्वी में आगरा में मृत्यु हो गई। बाबर का मकबरा काबुल में है। तुजुक बाबरी में खानवा के युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा है। बाबर ने खानवा के युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा। इस दाग को धोने के लिए सांगा की पत्नी कर्मावती को अपनी राजपूत बेटी बनाया और रानी कर्मावती ने राजपूताना के बदले उसे रणथंभौर का प्रदेश दिया। सांगा के पुत्र थे 4। रतन सिंह द्वितीय, फिर विक्रमादित्य, उदय सिंह भोजराज। रतन सिंह द्वितीय धनबाई का पुत्र था। विक्रमादित्य कर्मावती का, उदय सिंह कर्मावती का, भोजराज मीरा के पति थे। डॉक्टर ओझा ने महाराणा संग्राम सिंह का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि महाराणा सांगा वीर, उदार, कृतज्ञ, बुद्धिमान और न्यायपरायण शासक था। अपने शत्रु को कैद करके छोड़ देना और उसे पीछे राज्य दे देना जैसे ही उदार और वीर पुरुष का कार्य एक सच्चा क्षत्रिय था। उसके कितने ही शहजादों, राजाओं आदि को अपनी शरण में आने पर अच्छी तरह रखा और आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए युद्ध भी किया। यही होती है असली बात। तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति में अत्यंत दयनीय हो गई। अगले 12 वर्षों तक मेवाड़ में अस्थिरता का दौर रहा।
इस अवधि में मेवाड़ की गद्दी पर रतन सिंह द्वितीय, जो कि अभी SST फर्स्ट ग्रेड में आया था, रतन सिंह द्वितीय का, विक्रमादित्य और बनवीर शासन पर बैठे।